Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News Monday to Friday 9 से 11 बजे लाइव होते हैं। मैं नादिया खान और ज़ोहेब हसन। फ्राइडे में थोड़ा सा आप कुछ ऐसा हो रहा है, मैं कल भी देखा था कि मतलब भूल जाती हैं कि मंडे टू सैटरडे है क्या? नहीं मंडे टू फ्राइडे फ्राइडे है ना। हाँ सांस लेती हूँ। अच्छा सांस लेती है। आसान है, इतनी लंबी बात है तो बीच में वो मुझे लगता है कि यही एक वो पैच आता है जहाँ आप थोड़ा सा पॉज लेके ना सांस लेके फिर आगे चलें। वैसे आप बहुत अच्छी ही लगती जा रही हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे नहीं बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी ही लगती जा रही हैं। पता है क्या है, मुझे लगता है कि विंटर वेयर बहुत स्मार्ट होता है। विंटर के जो सर्दियों के कपड़े होते हैं जो हम पेटियों से निकालते हैं 2-3 साल पुराने, जो भी वो जो हमारा सासा है ना, वो बड़ा कमाल है। आई थिंक दे हैव बेटर फिटिंग, दे आर वेरी स्मार्ट और वो मजा आता है। कराची में तो वैसे भी थोड़ी सी ना छोटी सर्दियां आती हैं, जरा सा निपी। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ही वेदर होता है वो इतना। लेकिन मैं आपको एक खबर बताऊं, खबर ये है, सुन लें आप, दिल थाम लें। आर्टिक में, आटे में नहीं आर्टिक नॉर्थ पोल की मैं नॉर्थ पोल की बात कर रही हूँ। चिमटियां नहीं चिमटियां नहीं आई आटे में। आर्टिक नॉर्थ पोल ऊपर आर्टिक पता नहीं मैं आटे में से कह रही हूँ। का थोड़ा सा भाग। अच्छा तो उधर वहाँ क्या है कि जी हवाओं का सिलसिला थोड़ा गड़बड़ हो गया है और उसकी वजह से प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बहुत ही खौफनाक सर्दियां होने वाली हैं और वेस्ट से लेके यहाँ इस रीजन तक भी आएंगी, क्योंकि वो जो ऊपर की हवा है ना, जो अच्छा ये मैं पढ़ के बड़ा टेक्निकल है कि उसके ऊपर एक हवा चलती है जो सर्दी को रोक के रखती है। वो हवाएं हो गई हैं स्लो। तो अब वहां से जो शदीद सर्द हवाएं हैं जो वो जो टेम्परेचर जो कम करेंगी वो अब जाएंगी इधर उधर, तो इसकी वजह से बहुत शदीद सर्दियां आने वाली हैं। अच्छा ये हवाएं क्यों कम हो रही हैं, ये भी सोचने की बात है कि सिस्टम, इकोसिस्टम आपका अफेक्ट हो रहा है। चेंजेस सारे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ट्रंप नहीं मानते ये और बात है, लेकिन बिल्कुल अब आप साइंस सिर्फ यहाँ नहीं वहां भी नजर आएंगे। शदीद सर्दियां होंगी, तवील सर्दियां। ये देखिए, अब ये खबर कौन देगा आपको? राजन शाइन के अलावा किस प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है आपको ये खबर? तैयारी करके। अच्छा तो आज हमारे शो पर क्या क्या है भाई? आज एक बड़ा फैसला हुआ कल, जिस पर तमामी मीडिया हाउसेस ने तज्जिए भी हुए सब कुछ, और इससे पहले ये बहुत बातें भी हो रही थी, केस भी चल रहा था। 14 साल उन्हें कैद और उसमें जो चार्जेस है ज़ाहिर है उसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी उन्होंने की, और फिर उसके बाद मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी किया उन्होंने, पॉलिटिक्स में इंडल्ज किया, सियासी मुदाखलत, और जनाब इसके साथ साथ कुछ लोगों को विक्टिमाइज़ करना। ये 3-4 इल्ज़ाम थे जिस पर उन पर ये मामला चल रहा था। और फिर ज़ाहिर है केस की प्रोसीडिंग आगे बढ़ी, और इस केस की प्रोसीडिंग के बाद और इस फैसले के बाद क्या हालात वाक़यात बनते हैं, तो इस पर हम ज़रूर हमने बात करनी है। हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार होंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। अच्छा फिर हम बात करेंगे कि कराची में जो नादिया वाक़या हुआ, ये बड़ा कुछ दिल दहला देने वाला वाक़या है ये। और वो जो डॉक्टर की भी जिसने सोना अपनी फ्रेंड के पास रखवाया, वो भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। और ये जो डेड बॉडीज मिली हैं और इसको वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने इज्तमाई कोई खुदकुशी करने का प्लान। जी बिल्कुल। और उसमें ये कि जी औरतें सारी चली गई जान से, मर्द बच गए। कितनी अजीब बात है। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो केस ही जो है ना, ये समझ नहीं आ रहा है। ये मर्डर है, मतलब नजर आता है जो में समझ आता है, और बहुत ही दिल दहलाने वाला खौफनाक वाकया। और देखिए बिल्कुल ये कर्ज में भी दबे हुए थे। जब स्टोरी अनफोल्ड हुई है तो पता चला है कि बहुत ज़्यादा मुआशी मसाइल भी इसमें थे। खैर इसकी हम बात करेंगे और हमारे रिपोर्टर हमारे साथ होंगे, उनसे बात होगी। अच्छा फिर हम कुछ बात करेंगे। हाँ, वर्ल्ड नमूनिया डे है आज, और नमूनिया से डेटा के मुताबिक तकरीबन 16 लाख बच्चे पूरी दुनिया में नमूनिया से इंतकाल कर जाते हैं इस मरज़ की वजह से, और फिर बुजुर्गों में भी ये जानलेवा साबित होता है। और ये जैसे सीजन ये शुरू होता है सर्दियों का, तब उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ऑफ नमूनिया। और बस ख्याल रखें बच्चों का, बुजुर्गों का शदीद, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें वल्नरेबल बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा फिर हम बात करेंगे धुरंधर मूवी की। बहुत ज़्यादा वायरल है। क्या बात है। आप मतलब आप अपनी सोशल मीडिया की फीड देखें और इसका कोई जिक्र ना हो, बात ना हो, और आदाब ना हो रहे हैं। पता ये हमारे यहाँ कितने लोग इसे आदाब करते हैं। असल में जब आपको नहीं पता होता ना डेमोग्राफी का, और वहाँ के कैसे यानी कितने कल्चर्स रहते हैं, उनके क्या उठने बैठने का अंदाज, तो फिर इसी तरह होता है ना। बिल्कुल। इंडिया में एक अपने उनके मीडिया के थ्रू एक पाकिस्तानियों का एक अलग ही इमेज है, विच इज़ लाइक अजीब सा कोई मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, नामों के हवाले से, लिबास के हवाले से,
आदात के हवाले से, और जब फिर वहाँ उनके लोग हमसे मिलते तो कहते हैं जी ऐसा तो कुछ है नहीं हमारी फिल्मों में, क्या दिखा बिल्कुल ऐसे तो धुरंधर जी आपको सालों से उल्लू बना रहे हैं, आपको नहीं समझ आ रही जी, और रहमान डकैत को ग्लोरीफाई करेगा। अच्छा फिर उसके बाद मैडम संगीता वाला मामला, अच्छा इस मूवी का जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि इसमें बहुत ही ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। जब आप एक रियल लाइफ कैरेक्टर्स के ऊपर फिल्म बनाते हैं और इवेंट्स के ऊपर, तब बहुत जरूरी है कि आप सच्चाई दिखाएं, आप ऐसे नहीं कर सकते। और इन्होंने बिल्कुल गलत फैक्ट्स, गलत चीजें दिखाई हैं उन कैरेक्टर्स को जिनके बारे में जो ना जीते जब जाते एक जमाने में थे ये कैरेक्टर्स, आप कैसे उनके बारे में बिल्कुल ऐसे देखिए, गलत गुड को फैक्ट्स बैड बता दिखा सकते हैं? देना, बैड को गुड दिखा देना, रोमांटिक। अच्छा फिर हम अब कुछ बात करेंगे मैडम संगीता जो कि एक मूवी बना रही है और उस मूवी के दौरान कुछ वाकया पेश आया कि कोई आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और मैं बड़ी परेशान हो गई कि उसमें एक तो कैप्शंस भी आप लोग अजीब लिख रहे हैं, लेकिन ये कि हरासमेंट का सामना हो रहा है। जो ये प्रोजेक्ट बना रही हैं उसको कोई क्लेम करके बहुत एग्रेसिवली आके लोगों ने अब आए तोड़ फोड़ की, उन्होंने कहा कि जी तो हमारा पैसा लगा हुआ है, तो एक और प्रोड्यूसर आ गए क्लेमिंग टू बी द क्लेमिंग इनकी जो मनी है, जो इन्वेस्टमेंट है वो उनकी है। तो इसलिए इतना सीरियस मैटर है जिसकी वजह से सैयद नूर, संगीता जी विद देयर टीम हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल ऐसे, तो हम ये सारा इस शो पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा लेकिन सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी यही कि पाक फौज ने खुद एहतसाबी की मिसाल कायम कर दी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम साबित होने पर साबिक DGISI फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। और इसके बाद बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, फैसल वार्डन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फैसल वार्डन ने भी बात की और फिर वजीर दिफा ने भी इससे मुताल्लिक बात की। तो ज़रा मुतज़ाद सी भी कुछ बातें हैं और मुस्लिम लीग नून इस पर क्या सोच रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, ये भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने दिया। तो हमें ज्वाइन किया सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब जी। अच्छा अल्लाह का सर थैंक यू सर। मुझे बताएं सर, पहला सवाल ये कि इसके बाद ये जो हो गया है, उनको सज़ा सुना दी गई है, तो इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है फॉर ऑल टाइम टू कम? ये जो सियासी मुदाखलत और ये सारे इल्जामात लगे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में ये नहीं होगा? जनाब बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान की जो तारीख है वो तो ये बात कहने की इजाज़त नहीं देती। यहाँ तो बार बार वायलेशंस होती हैं, मुख्तदर लोग जो है वो कानून की और आइन की धज्जियाँ बखेरते हैं और अपने आप को कादिर मुतलक समझते हैं। तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल ये बात ज़रूर है कि एक आइंदा ऐसा करने वालों को कुछ सोचना ज़रूर पड़ेगा कि एहतसाब उनका भी हो सकता है और कानून को वो भी जवाबदेह हो सकते हैं। सही। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ना है कि भाई जो आपका लॉ है वो सबके लिए इक्वल है। जी। और सर आपको लगता है कि सज़ा के बाद अब इनकी जो लीगल टीम है वो अपील में जाएगी और उसका क्या तरीकाकार होगा फिर? देखिए, अपील तो मेरे ख्याल फौज के अंदर भी इन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंफर्म करेंगे इस सज़ा को, तो फिर अपील फौज के अंदर भी मेरे ख्याल एक मौका फराहम किया जाएगा और उसके बाद फिर हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ अपील तो नहीं हो सकेगी, लेकिन रिट ज्यूरिसडिक्शन में ये जा सकते हैं। फिर सदर मुमलकत को भी दरख्वास्त दे सकते हैं अगर माफ़ी की दरख्वास्त देना चाहें। अच्छा। तो ये भी मुमकिन है। तो ये सारे फोरम मौजूद हैं और इससे वो इस्तेफादा कर सकते हैं। जी। अच्छा साहब मुझे ये बताएं कि फैसल वाडा ये कह रहे हैं कि इसमें जनरल कमर जावेद बाजवा का कोई किरदार नहीं, उस तरीके से नहीं, वो कह रहे हैं लैप्स हो सकता है, नेग्लिजेंस हो सकती है, तो इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो बयान दे रहे हैं वो बड़ा सख्त बयान है। उन्होंने कहा कि भाई अभी आर्मी चीफ सईद आसिफ मुनीर की अपॉइंटमेंट के वक्त जनरल बाजवा ने बड़ा रेजिस्ट किया और वो चाहते थे कि ना हो इनकी अपॉइंटमेंट। तो क्या सही है, आपका तज्जिया क्या कहता है, किस तरफ जाएगी ये सूरत हाल? देखिए, अगर बहुत पीछे की तरफ जाएंगे तो मामला तो उलझ जाएंगे, तो फिर कहाँ रुकेंगे आप? तो इस वक्त तो जो यानी एहतसाब हो रहा है, एक तो एक यानी हाउसिंग कंपनी जो है उसकी तरफ उसकी शिकायत पे हो रहा है, वो उसके मामलात में मुदाखलत की, उससे कोई ये गैर कानूनी जो है वो मराद चाहते थे और उसको धमका रहे थे।
तो बुनियादी बात तो जो सजा मिली है तो उसके हवाले से है। बाकी जो बातें हैं वो तो फिर जो उनकी रिटायरमेंट के बाद की भी हैं और कुछ रिटायरमेंट से पहले की भी हैं, तो वो सियासी मामलात और सियासी गठजोड़ की जो बात हो रही है कि उन्होंने पूरी फ़ौज के निज़ाम को मुतासर करने की कोशिश की और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को सबोताज करने की कोशिश की, तो इसमें मेरा ख्याल है बाजवा साहब तो नहीं आते हैं। और बाजवा साहब अगर चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो ना बने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये तो मेरा ख्याल है कि इस पर तो कोई काबिल यानी ऐसा नहीं, काबिल सजा जुर्म नहीं है। एक शख्स की अपनी कोई राय हो सकती है, लेकिन भारत जो समरी उन्होंने भिजवाई थी उसमें तो जनरल आसिम मुनीर का नाम मौजूद था, और वो चाहते थे या नहीं चाहते थे ये तो मेरा ख्याल कोई ऐसा जुर्म नहीं है। लेकिन सर वो ये भी कह रहे थे कि फैज हमीद को कि वो उन्होंने रिकमेंड किया था, उन्होंने ये कहा था जनरल बाजवा फैज हमीद को लगा दें आप, और जब नहीं माना गया तो फिर उन्होंने और दीगर नाम दिए। देखिए वो वजीर आजम के उनके दरमियान के मामला है ना। सही सही। और वो तो एक मैं नहीं समझता ये कोई ऐसी चीज़ है जिस पर कानूनी तौर पर गिरफ्त की जा सके। तो हमारे सियासतदान तो फिर ऐसे है ना जी, जब वक्त आता है तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, फिर एक्सटेंशन देते हैं। उनको एक्सटेंशन किसने दी थी? कमर जावेद बाजवा जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सियासतदान थे ना हमारे, सबने मिलकर ही उनको मतलब है उनकी सलामती की और उनकी तूले इख्तिदार की दुआएं मांगी थी, अमली इकदाम भी किए थे। तो शायद मियां साहब मुतमईन होंगे, अब मियां साहब मुतमईन होंगे या नहीं? वो भी चाहते हैं कि एक और जनरल बाजवा के खिलाफ भी कुछ हो या नहीं? देखिए मियां साहब के इत्मीनान से तो किसी को कोई गरज नहीं है। अब मसला तो ये है कि फौज ने एक अपने तौर पर अपने एक अफसर के खिलाफ कार्रवाई की है, और उसके बाद ये फौज के ऊपर मुनहसर है कि इस मामले में किस तरह और कार्रवाई होती है या नहीं होती है। मेरा ख्याल हमें इसमें ज्यादा अमीन मेख निकालने की जरूरत ठीक है। बिल्कुल सही। बिल्कुल अच्छा सही है। ये आदिल राजा ने जो बरतानिया में सजा मिलने के बाद माफी मांगी है अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, इसको भी, इसके ऊपर भी बताइएगा आप कि क्या कहेंगे। तो देखिए ना कि अब जो हम भी फॉलो करते हैं जो बरतानिया का कानूनी निज़ाम है, वैसे ही हमारे यहाँ भी ये तकरीबन उसी तरह अदालतें कायम हैं, और उसी तरह जो हमारा कानूनी जो नज़म है वो तो बरतानिया की नज़म की एक कॉपी है ना जी। लेकिन वहाँ डेफेमेशन के केसेस में सजाएं होती हैं, लोगों को इल्ज़ामात लगाने पर ये भुगतना पड़ता है जो कुछ झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। तो लेकिन पाकिस्तान में आप देखिए डेफेमेशन के केसेस जो हैं वो बरसों तय नहीं होते, किसी को सजा नहीं होती। यहाँ पगड़ियाँ उछालने की आज़ादी है और इजाज़त है, और यहाँ ये तो हमारा जो बिल्कुल दुनिया भर में ये हमारी क्रिमिनल ऑफेंस है जी, क्रिमिनल कोर्ट्स में जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस है, बड़ी सख्त सजाएं, फाइन्स एंड जेल टाइम। हमारी अदलिया को गौर करना चाहिए बिल्कुल कि भाई जो तौहीन यानी ये जो लोगों के डेफेमेशन के केसेस हैं और जो तौहीन के केसेस हैं वो उनको जल्द निपटाए और मौसर तरीके से कार्रवाई करे। बिल्कुल ऐसी रूल ऑफ लॉ पे। अच्छा शाहिद साहब मुझे ये बात बताएं, 9 मई के मामला पर भी बड़ी बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि 9 मई का नेक्सस था ये, और चूंकि अब फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो 9 मई में अब वो इमरान खान के खिलाफ बयान भी देंगे, न सिर्फ बयान देंगे बल्कि एविडेंस दिया जाएगा कि ये इनके कहने पर और इस नेक्सस के तहत ये 9 मई हुआ था। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात नहीं होगी बानी पीटीआई के लिए? मजीद क्या फेस करना पड़ सकता है उनको? देखिए इस वक्त भी वो 14 साल कैद की सजा जो है उनको तो मिल चुकी है ना, मगर जाहिर है कि अगर मामला इस तरह आगे बढ़ता है और शवाहद सामने आते हैं और कार्रवाई होती है तो उनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। मगर बहैसियत मजबूरी हम सबकी मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि हमारा एक पूरा माहौल और पूरा निज़ाम जो है इससे मुतासर होगा। और बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जो हुई, और 9 मई को जो कुछ हुआ है उसका तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। अब जो कुछ होने वाला है उसके बारे में फैसल बावड़ा साहब जो है वो इत्तला दे रहे हैं, और हमारे पास तो कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि हम कोई बात कर सके कि भाई क्या होने वाला है और क्या होगा और क्या होकर रहेगा। जी जी, वो तो फैसल बावड़ा ही कह रहे हैं, उनको ही हम ज़ाहिर कोट अनकोट कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताइए कि क्या अगर मुमकिन तौर पर होता है ऐसा कुछ, तो ये जो गवर्नमेंट है बहरहाल पॉलिटिकल गवर्नमेंट का टैग तो है ना, चाहे वो काम ना कर रही हो उस तरह कुछ भी है,
सिस्टम खराब हो, लेकिन क्या ये मुताहमिल हो सकती है गवर्नमेंट के इस किस्म के एक्सट्रीम इकदाम ले लिए जाएं किसी पॉलिटिकल जमात के खिलाफ या नहीं? हमें देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि किसी ने जमात के तौर पर कोई कार्रवाई हुई है या बाद अफराद थे जिन्होंने ये साजबाज की थी। तो जो वाकयात हमारे सामने आएंगे, अनफोल्ड होंगे, तो तभी को बात की जा सकेगी। चले एक फर्द की बात अगर करें, यानी बानी पीटीआई की अगर बात कर लें, अगर उनके खिलाफ ही होता है ऐसा, तो ये इनिशिएट कर लेंगे आप समझते हैं, और इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचा देगी ये गवर्नमेंट, नोइंग द फैक्ट के अवाम में भी जाना है और फिर ज़ाहिर वो चीजें सारी? देखिए, जो ISPR की प्रेस रिलीज है और जो वाबडा साहब फरमा रहे हैं, उससे तो यही मालूम होता है कि मामला इस तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं कि क्या फौज अब उनको अपनी तहवील में लेती है और कोई इस फौजी अदालत में कार्रवाई चलती है, कोर्ट मार्शल होता है, या कोई सिविल अदालत जो है उसमें ये सारा काम होता है। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो मामलात हैं वो संगीन नौयत इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो सजा होती है आर्मी कोर्ट्स की तरफ से, इसमें जब 14 साल की बात करते हैं तो व्हाट डज दैट मीन? एक तो हमें पता है सिविलियन कोर्ट्स का, तो हमें पता है उसमें ये, और फिर कितनी सख्त सजा होती है, कौन सी जेलें होती हैं, सारा वो बताइए। यही जेलें जो आम जेलें हैं उन्हीं में रहेंगे वो, उनकी जेल तो कोई खुसूसी नहीं होगी। अच्छा। और ये भी सुना है अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा उनको। तो जो आम जो कोर्ट मार्शल जिनका होता है और जो फौजी अफसरान सजा भुगतते हैं वो भी इन्हीं जेलों में रहते हैं जिनमें दूसरे सिविल। तो अडयाला जेल की आपने बात की, अडयाला जेल से किसी को कहीं और मुंतकिल किया जाएगा फिर या नहीं? क्योंकि ये भी बातें हो रही है ना। हाँ, बातें तो हो रही हैं, बहुत सी बातें होती रहती हैं हमारे यहाँ, लेकिन अब ये कहना मुश्किल होता है। कहते हैं ना, पाकिस्तानी सियासत जो है उसकी कोई कल सीधी नहीं है। अब कब सीधी हो जाए, कब उल्टी हो जाए, क्या कह सकते हैं हम। अच्छा, ये जो बहनों के लिए कि वहां हमने मनाजिर देखे शामी साहब, वो कैसे आपको कैसे लगे स्क्रीन पर? जब या स्क्रीन पर तो आए नहीं, खैर सोशल मीडिया के जरिए हमने देखा। हाँ, बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। एक मुलाकात की बात थी, मुलाकात करा देते तो क्या क़यामत बर्पा हो जाती। सही है, सही कह रहे हैं। और केपी के गवर्नमेंट का जरा मुझे शामी साहब आपका क्या तज्जिया, कहां तक पहुंचे हैं आपकी? वाकई गवर्नमेंट खत्म होने वाली है या वजीर आला जाने वाले हैं या ये नहीं? गवर्नर राज। हाँ, देखिए, केपीके की गवर्नमेंट जो है उसको अपनी हद में रहना चाहिए ना। वो एक सूबाई हुकूमत है और सूबाई वज़ीर आला को अपने मामलात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर वो अपने मामलात से बढ़ के आगे वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई करेंगे या कोई और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा करेंगे तो फिर उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। पर दस्तूर में तो जो कुछ लिखा हुआ है वो बुरे कार आ सकता है, लेकिन उनको ब्रेक लगानी चाहिए और अपने देखिए, वहाँ दहशत गर्दी हो रही है, वहाँ हालात बेगिरगू हैं, अपने सूबे पे तवज्जो दें और गैर ज़रूरी जो अपनी मसरूफियात हैं उनको ख़त्म कर दें। जी, देखा जाए तो ऐसे में लोगों को भूल गए केपी के लोग, उनका इंटरेस्ट, उनकी तरक्की, उनके मसाइल, उसकी कोई बात ही नहीं हो रही। जैसे वहाँ कोई लोग है ही नहीं, पब्लिक है ही नहीं, पाकिस्तानी है ही नहीं वहाँ, उनका क्या, उनको कौन देख रहा है? जी, यही तो मसला है। अब अगर वज़ीर आला जो हैं, मगर उनको तो लाया ही इसलिए गया है कि वो हंगामाबाजी हो सके। तो अब ये बड़ी एक इसकी आप कोई तारीफ तो नहीं कर सकते ना सूरत हाल की। दोबारा अब भी उम्मीद है कि अगर वो होश के नाखुन लेंगे और अपनी लिमिटेशंस में रहेंगे तो फिर किसी इंतहाई इकदाम की नौबत नहीं आनी चाहिए। इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने वक्त दिया हमें एक बार फिर। आपका तो ये है, मुझे लगता है ज़ोहैब, पता हमारी पाकिस्तानी सियासत उस दिन बदल गई जब ज़बान ख़राब हो गई सियासतदानों की। पहले नहीं होता था ऐसे, सब चीज़ें चलती रहती थी, लेकिन इतने हम देख के सियासतदानों को सीखते थे, यार ऐसे बात करनी है, ऐसे एड्रेस करना है, जनाब आप, ये तब भी मसाइल थे, डिफरेंसेस तो हमेशा से थे शुरू से। लेकिन जब कुछ साल पहले ज़बान बदली तो कैसे हालात ख़राब हो गए, क्योंकि आप जब किसी को बुरे अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप पर्सनल हो जाते हैं, फिर आप कोई सियासत नहीं रह गई, फिर पर्सनल हो गए और फिर वो चलता है, दिलों में रह जाती है बात सालों। देखिए, मैं इसमें एक आपको नादिया थोड़ी सी बात बताऊं, अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप सही कह रही हैं, ज़बान जो एक चीज़ मैंने भी ये नोटिस किया और थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ी है, इसमें जो रिसीविंग एंड पर रही है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है हमेशा।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विक्टिमाइज भी किया गया है, उनको जमहूरियत के लिए आवाज बुलंद करने पर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुई है। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि रिसेंट फिनोमेना नहीं है, बहुत पहले से 20, 30, 40 साल पहले से बहुत कुछ हो चुका है। और मैंने आपको कहा ना कि पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा उसको विक्टिमाइज किया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो एक डेमोक्रेटिक जमात और वो चाहती है कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हो। तो आप जरा थोड़ा सा ये देखिएगा, तो ये मामला सियासत में सियासतदान बहुत बहुत बुरी बुरी बातें एक दूसरे के खिलाफ ओवर द इयर्स पिछले 50 सालों से करते रहे हैं, कुछ सालों में बगैर ख्याल किए एक्सट्रीम ही हो गई। तो अब यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें। स्टे विद अस, कीप वाचिंग राइज एंड शाइन। गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक। ब्रेक, अब थोड़ी सी क्राइम फाइल्स हो जाएं जरा। हर दिन ही कुछ ना कुछ दिल दहलाने वाली बात सामने आ जाती है, ऐसा सानिया, ऐसा कोई क्राइम कि समझ नहीं आता कि हम कि पिछले क्राइम को आप भूल जाते हैं, उस नौयत का क्राइम होता है अगला। यानी ये अब हम बात करें गुलशन इकबाल, बेतीन खवातीन की मौत की गुत्थी उलझ जो गई थी वो अब सुलझ गई और पता चला है कि वो एक मुश्तरका सुसाइड अटेम्प्ट थी। अच्छा, ये व्हाट हैपेंड? दिस हैपेंड इन कराची, गुलशन इकबाल। और इसमें फैमिली मेंबर्स, जिसमें 3 खवातीन और एक बेटा और एक वालिद। अच्छा जी, अब समझिए, बेटा, बाप, माँ, बहू, बेटी तीनों, छोटी फैमिली। लेकिन ये कि जो मेल्स हैं उन्होंने प्लान बनाया कि सब मर जाएं तो शायद उनके मसले हल हो जाएं, तो अच्छा, इसलिए जहर दिया गया। मसाइल क्या थे? मसाइल ये बताया जा रहा है कि भाई वो कर्ज में मतलब दबे हुए थे, तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा कर्ज था। ठीक है, बहुत मसाइल थे और मसाइल में घिरे हुए थे, जिसकी वजह से इंतहाई कदम उठाया। लेकिन हुआ क्या बीच में? ये तो इनको सबको एक दूसरे को बताया जा रहा है कि सबने एक साथ मरना था, लेकिन बेटी को और अपनी वाइफ को, ठीक है, उन्होंने अपनी बहू को जब जहर दिया, वो तो खैर मर गई, बेटे ने भी जहर खाया, अब वो भी जहर खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और बाप ने आखिर में लेना था, तो उसके लिए जब बेटे को तड़पता हुआ देखा तो उसकी हिम्मत भी नहीं हुई खुद लेने की, और बेटे के लिए भी वो तड़प पड़ा। अच्छा, तैयारी इस तरह हुई कि जी 8 बोतलें चूहे मारने की दवाई, जो कि बिल्कुल रेडिली अवेलेबल है, शायद अंडे, आटा, टमाटर आपको मुश्किल से मिले, चूहे मारने वाला जहर दवाई हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है, तेजाब बहुत आसानी से मिल जाता है, नींद की गोलियां तो मसला ही कोई नहीं है, कितने पत्ते चाहिए, आसानी से जी 13 पैकेट, इस फैमिली के पास 13 नींद की गोलियों के पैकेट आसानी से आ गए विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब इसके बाद तो फिर ये हुआ है कि बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और असल वजह मौत की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चलेगी। लेकिन हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे खुसूसी फैसल शकील ने, वो अब डिटेल्स बताएंगे कि पुलिस तहकीकात क्या हो रही है और कैसे वाकया हुआ। फैसल, और पता भी कैसे चला ना, किसने बताया, किसने कंप्लेन की, कैसे पुलिस को पता चला? बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में वाकई हरमैन हाइट्स जो है इसके अंदर पेश आया। असल में यहाँ पर जो रिहाइश पजीर थे इकबाल साहब, ये अपने बेटे यासीन और अपनी अहलिया और बेटी, ये 5 फैमिली मेंबर्स से यहाँ रह रहे थे। ये घर जो है ये रेंट का था, तकरीबन 1.5 साल पहले ये रेंट पे इन्होंने लिया था और ये शोरलाइन गार्डन से यहाँ मुंतकिल हुए थे। अच्छा, जब इस वाक़े की इत्तला 15 पे पुलिस को मिली कि यहाँ पर जो है वो लाशें पड़ी हैं, पुलिस पहुंची। ये किसने इत्तला दी? ये इत्तला फैसल किसने दी कि जी यहाँ लाशें पड़ी? बिल्कुल, मैं ये बता रहा हूँ कि इत्तला जो है ये असलम नामी एक शख्स ने दी, जो कि इकबाल का भाई है। ठीक है, असलम ने जो है वो पुलिस को 15 पे कॉल की और बताया कि ये घर है और यहाँ पे जो है वो ऐसा वाक़या हुआ है, खवातीन की लाशें हैं। तो इस पर पुलिस यहाँ पहुंची, एम्बुलेंस से पहुंची, तीनों जो खवातीन की, जिसमें समीना 52 साल की थी, इसके अलावा महा जो इनकी बहू थी 22 साल की, और बेटी जो थी सबरीन 19 साल की, ये डेड थी। और इसके अलावा यासीन जो बेटा था वो जो है उसकी हालत गैर थी, बेहोशी के हालत में था, लेकिन वो जिंदा था, उसे अस्पताल मुंतकिल किया और ये बॉडी जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल की। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई। तो घर के सरबराह से पता किया कि घर का सरबराह कौन था, तो वो पता चला इकबाल साहब थे, वो जिंदा और सलामत थे, और उनका बेटा जो है यासीन है वो बेहोश था।
उनसे वो उस वक्त जो है वो इस तरह की कैफियत में थे कि पुलिस ने ज्यादा ना पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को शकूक व शुबहात जो है वो उसी वक्त से हो गए जब लाशें पुलिस ने मौके पर देखी। और उस वक्त ये जाहिर हो रहा था कि ये मौत जो है तीनों खवातीन की जहर खुरानी की वजह से। सही। अब देखना ये था कि ये जहर जो है वो किसने दिया है, हादसाती तौर पे खाया है या जो है इन्होंने सुसाइड की है या इन्हें कत्ल की है नीयत से दिया गया है। ठीक है। लेकिन घर में ही किसी ने, घर के बेटी ने ही किसी लड़का ये ढाई है, पुलिस को इस बात का उसी वक्त ये शक था। इनकी तस्लीम वगैरह हुई, उसके बाद जो है वो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया। पता ये चला कि इकबाल साहब ने अपनी बहन नगीना जिसका नाम है उसको कॉल की और उसको बताया कि ये तीनों मर गई हैं और बेटा जो है वो इस तरह का है और ये चीज हो गई है। नगीना जो इनकी इकबाल साहब की बहन थी, उन्होंने अपने दूसरे भाई असलम को बताया कि फौरी तौर पर जाओ और देखो वहां पर क्या हुआ है। नहीं, इकबाल ने ये बताया कि मैंने किया है ये नहीं, हम सब ने ये डिसाइड। इकबाल ने बताया क्या मर गई ये नहीं, यानी कि मैंने ये बताया कि ये तीनों मर गई हैं और ये जो है वो इस तरह से खुदकुशी की है या कोई जहर की चीज खाई है। ये अभी तक जो है वो अच्छा ठीक है नगीना ने, असलम ने ये बताया पुलिस को कि मेरी बहन नगीना ने मुझे फोन करके बताया कि इस तरह से इकबाल के घर में ये वाकया हुआ है, मैं यहाँ पहुंचा हूँ और यहाँ पे डेड बॉडी देखी और मैंने पुलिस को इत्तला दी। फिर पुलिस ने जब इकबाल से क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू की, उससे जो सवालात किए, तो वो जो है वो मुतजाद बयान देने लगा। अच्छा। कहने लगा उसको कुछ नहीं पता, फिर कहने लगा कुछ नहीं। पुलिस ने वहाँ पे जब तलाशी ली, लोगों से छानबीन की, उनके बारे में मालूमात हासिल की, तो ये पता चला कि ये तो मकरूज है। और पुलिस को वहाँ से जो है एक इकबाल की हैंड राइटिंग में जो है वो पूरा एक वो हिसाब किताब मिला कि कोई मेमार का रहायशी है, उसमें 75 लाख देने हैं, एक के 60 लाख देने हैं, एक के 25 लाख, तो तकरीबन 2.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब रकम के ये मकरूज थे और लोग तकाजा कर रहे थे। अच्छा, ये कुछ वैसे पता है कि किस लिए कर्जा लिया था, ये किस चीज के लिए कर्जा था? बीमारी के लिए, घर के लिए, किस लिए लिया था? शादी के लिए? मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्होंने प्रॉपर्टी का काम करते थे, बताते थे कि इनका बेटा जो यासीन है वो प्रॉपर्टी का काम करे और 4-6 महीने से वो कोई काम कर भी नहीं रहा था, जो भी पुलिस ने बताया हमें। तो इकबाल साहब ने बज़ाहिर प्रॉपर्टी के लिए जो है लोगों की इन्वेस्टमेंट हासिल की और वो डुबो दी, खर्च कर ली। ये यहाँ पे रेंट पे थे, इनके पास जो 2 गाड़ियां हैं वो भी लीजिंग पर है। और ये यासीन जो है इसकी ये दूसरी शादी थी महा से, इसने पहली बीवी को अपनी तलाक दे दी थी और उसी के नाम में वो और रेंट कितना होगा? घर का रेंट अच्छा, भी तो ज्यादा होगा अगर घर। पहली बीवी के नाम से क्या कर्जा ले रहे थे, क्या बताया आपने? जी मैंने ये बताया, पहली बीवी जिसको तलाक दे दी है उसके नाम पर ही दोनों गाड़ियां लीजिंग पे ली हुई थी, इन्होंने हासिल की हुई थी। तो जो उनके पास दिख रहा था कि इतने अच्छे घर में रह रहे हैं और ये गाड़ियां हैं और इस तरह की वेल ऑफ फैमिली है, ऐसा था नहीं। ये बज़ाहिर जो तो ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए भी चीजें एक तो बिल्कुल ऐसे ही था। ये चले फैसल, इस केस की जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेगी तो हम आपसे डिटेल्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अभी इस वक्त क्या स्टेटस पता चला? नहीं, अभी तो बस यही है ना कि अब तहकीकात हो रही है, अभी यानी अभी ठीक भी नहीं होंगे, उस तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया फैसल। लेकिन वही देखे ना, अब ये 2-3 अवामिल, पता नहीं वक्त है या नहीं है, नहीं आप मुझे देखें 2-3 अवामिल हमें डिस्कस करना है। एक तो ये कि आपकी वाली बात बिल्कुल ये सही है इस केस में कि अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए ऐसा ही लग रहा है कि एक होता है कि जी बीमारी, किसी के ऑपरेशन के लिए कोई एक वजह हो जी कर्ज लेने के लिए। कर्ज अच्छी चीज है ही नहीं, सही चीज है ही नहीं। और ये मुझे लग रहा है कि कुछ हैबिचुअल थे। और बहुत सारे लोग होते हैं कि वो इतना कर्ज लेते हैं, यार हो जाएगा, और फिर बहुत लोगों के मकरूज हो जाते हैं। और उसके बाद जब आपसे नहीं कंट्रोल में रहती चीजें तो आप अपने घर वालों की जान ले लेंगे। मुझे नहीं लगता कि खवातीन को पता भी था, ये इनका ही प्लान था कि भाई कोई सवाल किसी से ना करे, चलो जी सब जहर खा के जिंदगी एंड कर दें, या ये कि क्या उसका प्लान था ही नहीं कभी जहर खुद खाने का। गॉड नोस। बिल्कुल ये गॉड नोस बेटर, लेकिन ये कि बिल्कुल गुर्बत। अच्छा खैर, अब इस पे ब्रेक लेना, इसमें थोड़ी सी बात करेंगे, हम जरूर करेंगे। स्टे विद अस। आप भी सोचें, हम भी सोच ही रहे हैं। क्यों वापस आते एक मिनट। जी वेलकम
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले बड़ी डिस्टर्बिंग हम बात डिस्कस कर रहे थे, ये जो गुलशन कराची में वाले साहब ने डिसाइड किया कि जी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है तो क्यों ना फैमिली को जहर दे के मार दूँ, ख़त्म हो जाएंगी लाइबिलिटीज़। प्लान ये था कि सबको जहर दिया जाएगा, लेकिन बहू, बीवी, बेटी, उनकी डेथ हो गई। बेटे को जब वो तड़पते हुए देखा तो रुक गए, और इसलिए अभी बेटा जो है हॉस्पिटल में है और खुद ये इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन ये दोनों जिंदा हैं। ये दोनों जिंदा हैं, लेकिन देखिए इसमें वही हम बात करना चाह रहे थे अपनी कि ये जो मुआशी मसाइल होते हैं ना, ये अपनी जगह एक फैक्टर है, ये एक वेरिएबल है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। गुर्बत के हाथों तंग आकर भी लोग सुसाइड करते हैं। मैं सुसाइड को बिल्कुल भी किसी सूरत भी ये सही अमल नहीं है, इसको कोई डिफेंड नहीं कर सकता, और ये अल्लाह पे यकीन ना होना है। ठीक है, जब अल्लाह कहता है कि मुझसे उम्मीद रखें आप, ना उम्मीद ना हो, ना उम्मीद को तो कैसे, लेकिन ना दिया। मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू कि ये मुआशरे में और ये जो जितना भी हम कहते हैं ना इनइक्वालिटी है, गरीब को जो है वो 2 वक्त की रोटी उसको कमाना मुश्किल है, तो ये बहरहाल है, ये रीजन तो ये है। देखिए मसले सबके लिए हैं, लेकिन खुदकुशी इज हराम, पहली बात ये। फिर और जब आप मुश्किलात की बात करें तो हमारे पैगंबरों पे कितनी मुश्किलात हैं। सही बात, तो उन्होंने भी तो मुकाबला किया, यही तो हमारा दीन हमें सिखाता है। और ये कि रीजन आप कहें कि जी आप लोन ले रहे थे और लोन की अदायगी नहीं कर सके, उसके बाद चले अपनी जान के लिए आप जो भी फैसला करें, दूसरों की जान लेना। मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज हमारे यहाँ बहुत आसानी से मिलने लगा है रैट पॉइजन, एसिड और ये नींद की गोलियां। सबसे बड़ा मसला इस वाकये में मुझे ये नजर आता है, क्यों इतना आसान है, इसके ऊपर पाबंदी लगाएं, इसको बंद कर दें। बिल्कुल ऐसे चूहे हमें कबूल हैं, लेकिन ये जो है ना, ये नहीं हमें कबूल कि जी आप फैमिली को इतनी आसानी से आपको दस्तयाब हो जाए जहर और आप फैमिली को। बिल्कुल, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे और सेक्रेटरी से भी हम ज़ाहिर रब्ता करेंगे आने वाले शोज़ में। लेकिन अभी हम बात करेंगे हर साल की तरह इस साल भी आज के दिन नमूनिया से आगाही का दिन मनाया जाता है, और ये इसलिए मनाया जाता है ताकि इस मौलिक बीमारी के बारे में शऊर उजागर किया जा सके। और जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि 1.5 बिलियन के करीब बच्चे हैं जो कि नमूनिया के बायस इंतकाल कर जाते हैं पूरी दुनिया में, और ये कितना खतरनाक हो सकता है, मौलिक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, और इसे बचा कैसे जा सकता है। तो आज के दिन हम जरा इससे मुताल्लिक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें। डॉक्टर साकिब गुल ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी डॉक्टर साहब बताइए, नमूनिया से कैसे कोई बचाव मुमकिन है? कोई प्रिकॉशन बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पे क्या ले सकते हैं? देखें, इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नमूनिया जो है वो दुनिया भर में एक ऐसी बीमारी नहीं कंसिडर की जाती कि जो हल्की फुल्की हो या जिसकी अहमियत ना हो, मतलब इसके बारे में स्टेटिस्टिक्स बाकायदा इशू होते हैं पूरी दुनिया में, और इसके लिए वैक्सीनेशंस होती हैं बाकायदा। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जिसको कहते हैं, उसके बारे में उसकी वैक्सीनेशंस दी जाती हैं लोगों को ताकि इससे हिफाजत हो सके लोगों की। तो इसको हमें सीरियस लेना चाहिए। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको हम सिंपल नज़ला खांसी समझ के या कोई छोटा सा वायरल इन्फेक्शन समझ के जो है वो इग्नोर कर दें। हालांकि आमतौर पे जो कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं लोगों के, वो नज़ला खांसी वाले जो होते हैं वो वायरल इन्फेक्शंस ही होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे लोगों में निमोनिया की अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से वो इस बीमारी में मुब्तला भी होते हैं, और फिर हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर का सिस्टम है उसकी वजह से ये बीमारी ज्यादा फैलती है। यानी अवेयरनेस क्या, एसओपी क्या फॉलो करना चाहिए नमूनिया से बचाव के लिए? फौरी तौर पर रश करें, क्या करें? देखें, हाँ, सबसे पहले तो इसमें यह है कि एक तो कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन बहुत है हमारी कंट्री में, ठीक है, पोल्यूशन एक चीज है। इसके अलावा गंदगी होना, सैनिटेशन के जो मसाइल हैं वो एक चीज है, उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। उसके अलावा बहुत ही क्लोज्ड किस्म के हाउस होल्ड्स में रहना, जो कि हमारे मुल्क का एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, बिल्कुल क्रैम्प्ड अप किस्म की सिचुएशंस में रहते हैं, जिससे होता यह है कि फिर इन्फेक्शन फैलने का चांस बढ़ जाता है। जाहिर है वो जो 6 फीट डिस्टेंसिंग है वो नहीं होती, अगर एक बंदे को इन्फेक्शन लगता है तो उससे 10 लोगों को और भी लग जाता है। तो अब इन चीजों से बचने के लिए हम लोग इमीडिएटली क्या कर सकते हैं? पहली चीज तो ये है कि ऑब्वियसली मास्क का इस्तेमाल, ठीक है, जिस इंसान को इन्फेक्शन हो जाए वो मास्क का इस्तेमाल करे, अपनी प्रिवेंशन के लिए तो करे ही करे, लेकिन उसकी रीजन ये होती है कि दूसरों को इन्फेक्शन ना लगे, ठीक है। और ये गाइडलाइन आपको पता है कि कोविड के दिनों में बहुत ज्यादा इस पे अमल किया गया था, लेकिन आम दिनों में इस पे अमल नहीं होता। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर के बाद से ये वायरल इन्फेक्शन का सीजन शुरू हो गया था, ठीक है, तो उसमें कोई इस तरह की नेशनल लेवल पे कोई गाइडलाइन मौजूद नहीं थी कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें या लोग पोल्यूशन से बचें। पोल्यूशन में भी इजाफा हुआ, और पोल्यूशन के साथ साथ जाहिर है जब पोल्यूशन बढ़ती है तो वायरस, बैक्टीरिया, इन सारी चीजों की भी हमारी फिजा में क्वांटिटी बढ़ जाती है।
लेकिन मास्क की भी कोई गाइडलाइन नहीं थी। उसके नतीजे में अगेन वही हुआ जो हर साल होता है कि लोगों ने मास्क नहीं पहना और लोग बहुत बड़ी तादाद में बीमार हो गए और हॉस्पिटल्स में आ गए। अभी इस वक्त भी सिचुएशन ये है कि जिसको वायरल इन्फेक्शन होता है उसमें से अगर हम कहें कि 10 या 20 पेशेंट्स हैं तो उसमें से 5-6 या 3-4 ऐसे निकल आते हैं कि जिनको निमोनिया डायग्नोज हो जाता है और वो इतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में होते हैं कि उनको निमोनिया होता है। और रीजन सिर्फ ये थी कि उन्होंने एहतियात नहीं की। एहतियात नहीं। डॉक्टर साहब एक थोड़ा सा हटके जो हम पहले बात कर रहे थे, हमारे मैं कहती हूँ हमारे मुल्क में एक फेवरेट मर्डर वेपन है रैट पॉइजन, जो बड़ी आसानी से मिल जाता है, और वो किसी को देना कितनी तकलीफदेह मौत है। अपनों को देके जो इस फालिद साहब ने किया अभी गुलशन कराची में, जानना चाहूँगी कि कितना तकलीफदेह है किसी को रैट पॉइजन देना और वो कैसे मरता है। बिल्कुल, देखें ये अनफॉर्चुनेटली मैं खुद गुलशन इकबाल का रहायशी हूँ और ये मेरे ही इलाके में सब कुछ हुआ था, तो हमें भी ये न्यूज़ के थ्रू पता चला। तो देखें सबसे जो इसमें अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि मैं बीइंग अ डॉक्टर भी इस चीज़ को एंडोर्स करता हूँ। एक तो जैसे आपने बात की कि ये इतना इजीली अवेलेबल क्यों है, ठीक है, ये यही बात है, बात यहीं पर है सारी की सारी कि रैट पॉइजन हो गया या एंटीबायोटिक्स हो गई। एंटीबायोटिक्स एक ऐसी दवाई होती है कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करनी होती है, ठीक है, हाँ। या ओपियोइड पेन किलर्स। ओपियोइड पेन किलर्स वो होते हैं जो दर्द के लिए दिए जाते हैं लेकिन वो एडिक्टिव होते हैं, यानी उसकी एक एडिक्शन हो जाती है, एक नशादारी हो जाता है। डॉक्टर साहब तो वक्त कम है, जरा मुझे सभी सवाल का जवाब दीजिएगा। रैट पॉइजन क्या करता है? ये रैट पॉइजन क्या करता है बॉडी में जाके? राइट पॉइजन एक पॉइजन है ऑब्वियसली, वो आपकी सांस को एकदम से बंद कर देगा, वो आपके लंग्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, वो आपके जो स्टमक की लाइनिंग है उसको पूरा का पूरा उधेड़ के रख देता है, तो वो एकदम से इमीडिएटली उससे मौत हो जाती है जी। तो वही बात है कि ये चीज इतना इजीली अवेलेबल क्यों है, ये यहाँ पे फिर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे इदारों को सोचना पड़ेगा कि इस तरह की चीजें अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, अवेलेबल ना हो। बिल्कुल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम भी मतलब कुछ तो करें ना, ऐसे वाकयात से इंसान कुछ तो बेहतरी पैदा करे माशरे में, और हमें लग रहा है कि जो लूप होल है, जो गलती है, जो कमी है, वो यहाँ भी है। इसको तो हम ठीक कर सकते हैं ना। रैट पॉइजन या तो ऐसे ब्रांड के बनाए जिससे रैट ही मरे, इंसान को कुछ ना हो, लेकिन ये कि इतने खतरनाक, इतने इसमें अच्छा इसमें मिलावट कोई नहीं है। रैट पॉइजन, हर चीज में हमारे यहाँ मिलावट है, रैट पॉइजन आपको प्योर मिलता है। बिल्कुल ऐसे। एक हमने ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो फिर मूवी धुरंधर, उस पर जरा देखिए क्या मूवी है भाई, जी इसकी हाँ। इतनी हाइप क्यों है? आपने हॉलीवुड बॉलीवुड सुना होगा, ये मोदी वुड की प्रोडक्शन है, इस पे बात करेंगे। कीप वॉचिंग इन मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और 5th जनरेशन वॉरफेयर का जी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वेपन वो है मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है अपना फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए, दिखाने के लिए। इंडिया सालों से पाकिस्तान के खिलाफ जो है झूठी कहानियां बना के, ऑपरेशंस और इवेंट्स को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के फिल्में बना के अपने लोगों को बिल्कुल ही गलत पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन वो बिकता था। अब वो मंजन बिकना बंद हो गया क्योंकि दुनिया ने देख लिया कि इनकी एयरफोर्स में तो जान कोई है नहीं इंडिया की। तो अब आप उनको क्या बेचेंगे? दे विल नॉट बिलीव यू, इनफैक्ट दे हेट यू। मोदी की गवर्नमेंट को उनके अपने लोग नापसंद करते हैं, अपनी फौज से वो नफरत करते हैं कि जितनी इनको एम्बैरेसमेंट इंडियंस को हुई है इस जंग के बाद। तो अब मंजन कौन सा बेचें? चलो जी, पाकिस्तान तो वहां बिकता है, कोई भी कहानी मच्छर भी यहां से चला जाए तो उसकी मेरे ख्याल उसको भी कहते हैं पाकिस्तान को बैलाइन करना है और पाकिस्तान मुखालिफ मूवी बनानी है। तो उन्होंने क्या कहा कि मोदी ने कहा कि भी टूल तो है, मैं ये कहानी तो बेच नहीं सकता, कुछ और बनाओ। बनाए धुरंधर, जी जनाब, धुरंधर बना दी उन्होंने। धुरंधर में पाकिस्तान दिखाया, लियारी दिखाया और फैक्ट्स को इंतहा से ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया उन्होंने। न सिर्फ डिस्टॉर्ट किया बल्कि बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल चीजें भी दिखाई। यानी कि आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के परचम उसमें दिखाए हैं, उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर दिखाई है। अच्छा, इसको लेकर मोहम्मद आमिर एक पीपल्स पार्टी के कारकुन है, वो अब दरखास्त यहाँ लेकर गए हैं। और इसके साथ साथ जो चौधरी असलम की जो वाइफ है उनको भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्हें भी बड़े इशूज़ हैं, और वो भी ये कह रही है कि वो भी कानूनी चाराजोई करेंगी। क्योंकि देखें ना, आप लियारी गैंग वॉर की आप बात कर रहे हैं, फिर लियारी की सही पिक्चर आप नहीं दिखा रहे, ठीक है, और फिर आप जो है वो जो रहमान डकैत है उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं आप, और चौधरी असलम जो हमारे हीरो हैं वो कहीं अंडरमाइन हो रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसा बिल्कुल। तो रियल लाइफ जो कैरेक्टर्स और जो स्टोरीज थी उनको फैंटेसी बना के पेश किया गया इन धुरंधर। बाकी हमारे पास जो एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, फिल्म क्रिटिक गुरु यहाँ मौजूद हैं, तो इनसे पूछेंगे। उमैर अलवी, अस्सलाम वालेकुम। मूवी देखी? देखिए, बहुत हंसी आ रही थी मूवी देख के। वजह उसकी ये थी कि 2007 से 2009 तो हमारे सामने की चीज़ है, और जो कराची में पला बड़ा है रहा है उसको तो आइडिया है ना कि कराची में क्या क्या हुआ है। इन लोगों ने जो रिसर्च की है वो मेरा ख्याल है गूगल पे बैठ के लिखा कि इवेंट्स इन 2007 एंड 2009 उन्होंने फिल्म बना दी ना। उसमें उन्होंने 18 अक्टूबर वाला वाक़या दिखाया जो शरह फेस्टिवल पे ब्लास्ट हुआ,
सही है ना। उन्होंने जो है आपका दिसंबर में जो मोहतरमा बिन भुट्टो वाला वाक़या हुआ वो दिखाया ना। उन्होंने ये बताया कि कराची कैसा था, वो एक फैंटेसी उन्होंने अपनी बनाई हुई थी दिमाग में, वही लगाई है कि कराची में 2007 में कितना बड़ा अंडरपास था जिसको हमने भी नहीं देखा, जिसके बाद निकलती एक स्लोप भी है व्हीलचेयर वालों के लिए और उसमें सीढ़ियां भी हैं, पता नहीं कौन सा शूटिंग हुई। देखिए उन्होंने थाईलैंड कोशिश तो की है, थाईलैंड चीट करके थाईलैंड बताया नहीं है लेकिन वो नजर आ रही है क्योंकि कराची तो नहीं है ऐसा। और उसके बाद फिर उन्होंने लियारी जो है विदाउट फुटबॉल एंड विदाउट आपका बॉक्सिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मगर आप इसमें दिखा रहे हैं। लेकिन उमर मुझे बताइए ये तो चीजें हो गई ना, ठीक है ये तो आपने खुद, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही खतरनाक एक प्रोपेगेंडा भी तो है इसके पीछे कि आपने एक सियासी जमात को एसोसिएट किया, उनके जलसे दिखा रहे हैं, उसमें आप दिखा रहे हैं रहमान डकैत है, वो जनाब तकरीर भी कर रहा है, कुछ हमने मनाजिर देखे हैं, तो ये तो एक वेरी वेल थॉट प्लान लगता है ना बाकायदा में लाइन करने के लिए पाकिस्तान को। देखिए इशू ये है ना कि नंबर एक सबसे बड़ा जो आर्ग्यूमेंट मेरे ट्रेलर देख के भी आया वो ये कि रहमान डकैत अपने आप को रहमान डकैत क्यों कहेगा। मतलब वो अपने आप को रहमान बलोच कहते थे साहब, तो रहमान बलोच ही कहेंगे। फिर आप हर जगह रहमान डकैती लिख रहे हैं उनको, मतलब आप अपने आप को जोहेब एंकर तो नहीं कहेंगे ना, मैं राइटर तो नहीं कहूंगा अपने आप को, मैं अपने आप नाम ही लूंगा ना। वो रहमान डकैत थे तो वो हर जगह रहमान डकैत। फिर रहमान डकैत की जो गाड़ी है जिसमें वो जाते हैं, अब वो इतने एक बड़े गैंगस्टर हैं, सब कुछ है, वो एम्बेसडर गाड़ी है जो इंडिया में बनती है, पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं, और 2007 में होती किसी के बाद तो लोग मारते पकड़ के, क्यों इतनी बुरी गाड़ी, छोटी गाड़ी, मतलब हमारी ऑल्टो से अच्छी है, लेकिन नहीं वो एम्बेसडर में बैठ के आ रहे हैं। वो एम्बेसडर को उन्हें पाकिस्तानी टच जो भी दिया होगा, बार बार उसी में आ रहे हैं यार। अच्छा फिर वो जब जा रहे हैं, एक सीन दिखाया कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो वो अपनी प्राडो में जा रहे हैं, जो भी गाड़ी है 4 व्हीलर, तो इस किस्म के उनके हैं। फिर 2007 में फिंगरप्रिंट वाली गाड़ी थी कराची में, कब थी, मतलब 2007 में कब थी। फिर एक रेव पार्टी दिखा दी 2007 में उन्होंने कि कराची में हो रही है, और कहाँ हो रही है, मैं 2007 का उनको आइडिया ही नहीं है कि हम लोग बेचारे यहाँ पूरा शहर खुदा हुआ था बारिश हुई थी तो डूब गए थे, मतलब मुस्तफा कमाल मशहूर हो गए थे। जी हाँ, मुस्तफा कमाल हर जगह खड़े हुए हैं और बता रहे हैं यहाँ पानी है, यहाँ से हटाओ ये वो। आप कराची को इतना फैंटेसाइज करने में भूल ही गए कि एक स्टोरी भी तो होनी चाहिए ना। 2007 से 2009 आपकी जो चौधरी असलम वाली बात है, देखिए आपने गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप चौधरी असलम पे एक फिल्म बना के अच्छी सी चला सकते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने उस फिल्म को जाया किया जो बनाई थी। जी हाँ, बिल्कुल चौधरी के नाम से बनाई थी, बिल्कुल बहुत बुरी फिल्म थी वो। मतलब इस तरह नहीं होता, आप उनको ग्लोरीफाई करना आता है। आप दोगे इन द एंड वही 2 कैरेक्टर्स जो पाकिस्तानी दिखाए वही डिस्कस हो रहे हैं। बेचारा हीरो जो उनका जो स्पाई वो तो बिल्कुल डिस्कस नहीं हो रहा, उनके बाकी कोई लोग डिस्कस नहीं हो रहे, सब कुछ मजाक बना हुआ है उनका। कि वो आप सोचें, वो कह रहा है उनका जो आईबी चीफ है कि कभी तो कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो हमारी सुनेगी। उसको 2007 में पता था कि कोई ऐसी हुकूमत आएगी। फिर वो कह रहा है कि अभी रसीदें बचा के रखो, कभी तो हमारा वक्त आएगा। मतलब क्या बेवकूफ़ी की बात है। टाइम ट्रैवल की फिल्म थी क्या, या स्पाई यूनिवर्स की फिल्म थी? बनी हुई जो है तरीका उनको बनाना आता है, इंडिया को बेचना आता है उनको, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ी अकल भी तो इस्तेमाल करें ना अपनी। जी बिल्कुल। अच्छा अब एक मैं चीज़ बताऊंगी जिसको आप वायरल करना चाहें तो कर दें, बट इंडिया में एक शख्स ने जिसका ताल्लुक इस फिल्म की प्रोडक्शन से था, उसने अपनी ऑडियो के साथ एक वीडियो बना दी और वो कोई 3 घंटे के अंदर डिलीट कर दी गई। उस वीडियो में क्या है, उस वीडियो में ये बताया उस शख्स ने कि धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल, और फिर वो चेंजेस करके अपने 1-2 लोगों से मशवरा करके जो भी कि क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है। और जब ये वीडियो किसी मोदी को तो बोलना नहीं आता वो सीन क्या नहीं, जब वो प्रोडक्शन वाले ने बनाई ना सारा, उसने वीडियो डाल दी, डिलीट क्यों हुई, गायब क्यों कर दिया गया इस वीडियो को? और ये हकीकत है, दैट्स अ फैक्ट। सही बात है। लेकिन उमैर हम उसी की बात करेंगे, वो तो आप फिल्म को उस हर जाविये से देख रहे हैं ना कि एग्जीक्यूशन क्या थी, उसमें और इसमें एजेंडा क्या था, लेकिन एजेंडा क्या था, हमें ज्यादा एजेंडे की बात कर रही है। देखिए क्या नजर आया आपको? मैं फर्ज करें खुदा न खास्ता किसी घर में जाके चोरी करूंगा तो जिंदगी भर शक्ल नहीं दिखाऊंगा उसको कि यार उसको पकड़ लेगा या मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। आप एक तो दिखा रहे हैं कि हमारा एजेंट है वो पाकिस्तान गया और उसने तबाही मचा दी, मतलब आप एक्सपोज अपने आप को खुद ही कर रहे हैं। आप बता रहे हैं हाँ हम कर रहे हैं, जो हम इतने सालों से कह रहे हैं, जो हम इतने सालों से कह रहे हैं कि बैरूनी हाथ है, बैरूनी हाथ है, आप एडमिट कर रहे हैं स्टेट एक्टर्स, हाँ हमने किया है। फिर
आप सबसे आसान जो आपके लिए होता है कि आप कराची को दिखाएं तो वही आदाब जनाब और ये सब है, इसमें थोड़ा कम है, लेकिन सबके लहजे। अब वो जो पॉलिटिशियन दिखाया लियारी का आपने, वो कह रहे एक बात याद रखियो, मतलब वो पॉलिटिशियन लियारी वाला कहेगा बात याद रखियो, फिर वो कह रहे कि छेती छेती आओ, मतलब वो पंजाबी भी बोल रहा है, वो आपका पुराना एक्सेंट वहाँ का भी इस्तेमाल करे इंडिया का, फिर वो आपका उर्दू भी बोल रहा है, मतलब इस तरह तो नहीं है। फिर आप सोचिए कैमरा लगाया हुआ है उन्होंने, कैमरा 2007-2009 में वो मिनिएचर कैमरा कहाँ से ले आए जो छुपा के रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, अजीब मतलब टेक्नोलॉजी तो ऐसी दिखाई है कि वो लेटेस्ट है। फिल्म है 2007 से 2009 और फिर आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं उन लोगों को। वो टाइम पीरियड आप दिखा ही नहीं सके हैं, वो चीट ही, क्योंकि फोकस वो नहीं था। सी मैं दैट वाज नॉट द पर्पस। उन्होंने एक अच्छी टाइम पीरियड फिल्म बनाई नहीं, मकसद ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ दिखाना था जो उनको इंस्ट्रक्शंस ऊपर से मिल रही हैं। मोदी को इस फिल्म से, इस फैंटेसी फिल्म से क्या फायदा है? देखिए, मोदी को तो जब उनका कोई इलेक्शन होने वाले होते हैं, जब उनकी पॉपुलैरिटी डाउन होने वाली होती है, या तो वो इलेक्शन, या तो वो कोई जंग कर देते हैं, या फिर आपको कोई फिल्म रिलीज हो जाती है, या फिर कोई फिल्म रिलीज होती है जंग के ऊपर होती है। बिल्कुल ऐसे। तो इसके अलावा तो कोई काम नहीं है। आप सोचिए, इसी जमाने में पिछले 3 महीने के अंदर जॉरी LLB 3 भी आई जो नेटफ्लिक्स पे है। साफ सुथरी फिल्म, कोई पाकिस्तान को गाली नहीं दी उसमें, फिल्म नहीं चली। थम्मा आई, नहीं फिल्म थी अच्छी, कॉमेडी जो भी है, पाकिस्तान को गाली दी, नहीं चली। सही है। धुरंधर जैसी वाहियात फिल्म आई, तो ये पाकिस्तान को गाली दी, एक बात मुझे बताइए, धुरंधर में जो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर है, तो इसको क्या ये, इसके पीछे कोई ये साइंस है कि ठीक है इसको प्रमोट किया जाए, या ये ऑर्गेनिक है? सोशल मीडिया ऑर्गेनिक हमारा वीडियोस आ रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये ना, हम इंतजार में बैठे रहते हैं ना, कोई ऐसी चीज है हम वायरल करें। अब वो एनिमल आई थी, उसमें बॉबी देओल को जबरदस्ती का चढ़ा दिया, वो कोई ना ओरिजिनल गाना था, ना कोई ओरिजिनल चीज की थी, लेकिन वो बस हम वायरल तो करना है। हमारे यहाँ 2 दिन की वायरलिटी है, 3 दिन, तीसरे दिन से भूल जाते हैं। यहाँ भी यही चल जाएगा ये। अभी सब हर आदमी जो है वीडियो अपनी लगा रहा है, काला कोट पहन के, काला कुर्ता पहन के, 4-5 दिन बाद कोई और चीज आएगी, कुछ तो वायरल करना है ना उसको, ताकि फिल्म जो है डिस्कस हो, देखी जाए। ओवर एक्टिंग की उससे मुझे लग रहा है, वो जलसे में जो बात बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेशन, ओवर एक्सप्रेसिव है वो। देखिए, ओवरऑल सब ने ही ओवर एक्टिंग की है ना उसके अंदर, देखा जाए। आप मुझे बताइए कि आप एक नॉर्मल फिल्म बना रहे हैं, उसमें जो आपका अजीत डोभाल वाला कैरेक्टर है, वो अचानक ट्रेलर में कैमरे को क्यों देखता है, मतलब फोर्थ वॉल क्यों ब्रेक कर रहा है, मतलब वो लोगों से बात कर रहा है, बेवकूफ़ी है ना। तो इस तरह, और प्लस जब वो आपका 26/11 वाला वाकया हुआ है, हम लोग तो थे, रात के वक्त था, हम लोग जियो में ही थे, तो वहाँ चल रहा था, मैं खुद अफसोस हो रहा था ये क्या हो रहा है। यहाँ दिखाए पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं कि हाँ जबरदस्त। उनको ये नहीं याद कि उस दिन चैंपियंस लीग होने वाली थी और आपकी पाकिस्तान से टीम जा रही थी वहाँ पे, जो नहीं गई थी, कि आखिरी दिन सेम डे की बात है, तो वो खुश हो रहे हैं। फिर उसके बाद एक अचानक उन्होंने एक स्क्रोल दिखाया कि ये डिस्कशन हुआ था उस वक्त किसी की, मतलब जो डॉक्यूमेंट्री में नहीं दिखाते जिस तरह से येलो स्क्रीन कर दी पूरी और डायलॉग लिखे हुए आने कि ये बात हुई थी, ये बात हुई थी, डॉक्यूमेंट्री में होता है। तो मेरा एंड क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, यानी धुरंधर में क्या दिखाया है? कंक्लूजन ये है कि जो इंडियन स्पाई है वो अचानक से बैठ के अंदर से सब कुछ खराब कर रहा है, जितनी बुराई हो रही है, जो कुछ हो रहा है वो सब उसने किया है, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स वो है, ठीक है। उसको कुट भी लगी है, पिटा भी है, मार भी खाई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन क्योंकि वो इंडियन स्पाई है, सब कर जिस मिशन पे आया था वो उसका अभी पार्ट 2 है ना। अच्छा, पार्ट 2 भी आ रहा है, कंटिन्यूड। अभी मोदी देख रहा है स्क्रिप्ट, उसने इसके 4-5 वर्जन्स निकालने हैं, मेरा ख्याल है खुद भी एक्टिंग करेगा उसमें, खुद भी नजर आएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसने कहना है कि बस फास्ट फॉरवर्ड करो और मोदी से कनेक्ट करो हर चीज को। अच्छा, आप ये देखें कि अभी 10 के बाद हाय अपनी एयरफोर्स पे इंडिया फिल्म बनाता है तो वो पिट जाती है, अपनी आर्मी के ऊपर फिल्म बनाता है वो पिट जाती है, नेवी के ऊपर जिक्र करता है तो वो पिट जाती है। तो मसला ये है कि अभी अपनी फोर्सेस को ग्लोरीफाई कर ही नहीं सकते, इतनी शर्मिंदगी होगी। लोग जो गुस्से में है, गुस्सा कम करना चाह रहे कि देखो हमने पाकिस्तान के साथ बुरा किया, ये देखो ये हम ये भी कर चुके हैं, लेकिन दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क।
बिकॉज लोगों के सामने अब एक्सपोज हो चुका है इनका अपना जो है अपनी इनके narrative वीकनेसेस, बिल्कुल, इनकी propaganda, वीकनेसेस, इनकी weaknesses फौज बिल्कुल की ऐसी। वीकनेसेस, इनके अपने फौजी बोल रहे हैं आके कि जी हमारा ना स्ट्रेटजी ना ट्रेनिंग ना कोई हमारा कहते हैं विजन है, बिल्कुल ऐसे। कुछ भी नहीं है। तो उसमें अब आके ये इन्होंने कहा डायरेक्शन चेंज करो और पाकिस्तान को हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करो, Distort उनके कैरेक्टर्स करो, को डिस्टॉर्ट करके उसमें डाल दो कि नहीं हमने तो ये भी इतना कुछ पाकिस्तान, क्योंकि ये पता है क्या है, ये मेंटल जंग लड़ रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि हमने बड़ा डैमेज किया है पाकिस्तान को ख्वाबों में, ख्यालों में, अच्छा, फैंटेसी में। मुझे चौधरी असलम के किरदार से बता ले, वो कैसा ग्रे किरदार है या कोई हीरो है या फिर वो विलन है, क्या दिखाया उसको? एक तो नंबर 1 वो स्पेशल अपीयरेंस है, ठीक है, स्पेशल अपीयरेंस वो स्पेशल अपीयरेंस है, लिखा हुआ है उसमें किसकी? चौधरी असलम। अच्छा, संजय अच्छा, दत्त, अच्छा, हाँ, अच्छा। क्योंकि देखिए स्टार्ट में रणवीर सिंह का नाम आया, फिर अक्षय खन्ना का आया, स्पेशल अपीयरेंस बाय संजय दत्त, ठीक है। संजय दत्त की एंट्री बहुत धांसू दिखाई उन्होंने कि बहुत तगड़े पुलिस वाले हैं, सुपर कॉप हैं बेसिकली, और उसके बाद फिर ये, लेकिन बाद में उन्होंने दिखाया कि उनकी जो डोर है बेसिकली वो पॉलिटिशियंस के हाथ में है। आपने ये दिखा दिया, मतलब आपने ये दिखा दिया कि ये बस ऐसे ही है, ये हम इसको चला रहे हैं। वगैरह कुछ भी नहीं है। संजय दत्त की डोर आज भी पॉलिटिशियंस के ही उनके ये हाथ में। पॉलिटिसाइज है सारा मामला, इनके पुलिस भी और सारी अगर ये थोड़ी सी पुरानी वीडियोस देख लेते तो कभी चौधरी असलम ने बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं पहनी। अब जो आखिरी का फाइट सीक्वेंस है उसमें उनको दिखाया बुलेट प्रूफ वेस्ट एक दो दफा खैर है वो, लेकिन अच्छा अब चले हम अपनी मूवी की बात करते हैं ना। वो धुरंधर तो ठीक है ना, कहीं भी लेकिन जाए। आई जस्ट फील ज़ोहैब कि अब हमें भी कुछ ऐसी फिल्म्स बनानी चाहिए जिसमें हम असली फैक्ट्स लोगों को दिखाएं, हाँ, facts वो दिखाएं। इंडिया भी पहुंचे। एक मसला है, देखिए हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम जब भी बनाते हैं हम अच्छी नहीं बनाते। वही तो बात है ना कि उसकी एग्जीक्यूशन आप सोचिए आज भी जब हमने लास्ट निशानी हैदर का ड्रामा बनाया था उसमें भी जो इंडियंस दिखाए थे तो वो इंडियंस वही दिखाए थे कि वो जिस तरह होते हैं 1960s के थे ना, तिलक लगाए हुए बैठे में, और वो नहीं, वार बहुत अच्छी फिल्म थी। उमर मुझे बताया नीलोफर आपने देखी हमारी मूवी? एंड आई थिंक बिलाल आशारी, मैं बताऊं सच्ची, ये बिलाल आशारी बना सकता है, बहुत ही कमाल फिल्म। फिर तो बिलाल 2025 सुन रहे हैं आप हमारी बात, यू आर नीडेड प्लीज वेरी मच, 2030 दिल तक से वेट आपको करना पड़ेगा। 2030 नहीं जल्दी बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे, ज्यादा बननी चाहिए, क्वांटिटी भी जरूरी है। बिलाल आशारी बना सकते हैं। नीलोफर कैसी लगी उमर मुझे बताइए। देखिए मुझे मजा नहीं आया, सीधी सी बात है। उसमें देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम इस वक्त जो है टाइम इज मनी बेसिकली, ठीक है, और मनी इज मनी, तो अगर आपका दोनों का लॉस हो रहा हो, 1.5 घंटे 2 घंटे की फिल्म क्या मसला आप देखिए, आप टेलीफिल्म बना रहे हैं ना, अब देखिए आप उनका जो है इंडिया किस स्कोप पे जा रहा है, किस लेवल की फिल्में बना रहे हैं और आप किस लेवल की फिल्म बना रहे हैं। लेकिन क्या नीलोफर में आपको क्या कमी नजर आई? मुझे तो सभी कमी नजर आई, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मतलब परफॉर्मेंस में, फोटोग्राफी, स्टोरी। देखिए मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ, मैं पैसे खर्चा करके फिल्म देखने जा रहा हूँ, मुझे आप टेलीफिल्म दिखा रहे हैं, ये पीछे गाने बज रहे हैं, सब एक्शन जो है वो कुछ है ही नहीं है, नॉर्मल सी मेलो सी फिल्म है, चल रही है, अंधी लड़की दिखाई है आपने जो अपने आप को शीशे में खड़े होकर चाटे मार रही है, पैरेलल सिनेमा टाइप जैसे होता है। पैरेलल सिनेमा भी थोड़ी सी अकल लगा लेते हैं ना। अब आप जब ऑडियंस को बेवकूफ़ समझेंगे तो ऑडियंस नहीं समझ जाएगी, ऑडियंस हमारी स्मार्ट हो गई है। हमारी ऑडियंस वो है जो धुरंधर देख के भी गालियां दे रही होती है उनको, हमारी ऑडियंस वो है जो उसको पता है कि कोई अच्छी फिल्म है तो अप्रिशिएट भी करते हैं। अच्छा आप नंबर बताएं नीलोफर को कितने देंगे आउट ऑफ 10? देखिए 5 तो मैं दूंगा, 5 दूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उमर, आपने टाइम दिया और इतने पैशन के साथ हमारे मैचिंग पे बात की। उमर के तज्जिए देख के लोग है ना लव योर एनर्जी, ऐसा क्या बात है जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको हम बात करेंगे संगीता आपा, सैयद नूर ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिगार्डिंग द हरासमेंट एंड थ्रेट्स, और बड़ा खौफनाक वाकया पेश आया जहां वो प्रोडक्शन कर रहे थे और एक और टीम आ गई जिन्होंने कहा कि जी हमारी प्रोडक्शन है, और उन्होंने वकील थे या वकील के रूप में थे, कौन वो थे शख्स, एंड दे वर वेरी एग्रेसिव, तो जिसकी वजह से उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो क्या बात है, संगीता आपा साइमा जी को होस्टेज भी बनाया, 2 घंटे भी बताया जा रहा है, और ये संगीता आपा खुद बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन राइज एंड शाइन। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारी मायनाज एक्टर डायरेक्टर संगीता आपा हम सबको बहुत प्यारी हैं, उनके ड्रामे के सेट पे जी बिल्कुल ऐसे उनके ड्रामे के सेट पर, और आपको पता है कि ज़रा मशहूर मकबूल वो हिदायतकार और एक्ट्रेस भी, और अब ज़रा काबिल एहतराम वो ड्रामा शूट कर रही थी। उस शूट के दौरान अहमद जहांगीर बलोच नामी शख्स है जो कि अपने लोगों के साथ आया और बहुत उनको हिरासा भी किया, उनकी टीम को हिरासा किया, और साइमा जो कि हमारी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, उनको 2 घंटे तक बताया जा रहा है, यरगमाल भी बनाया, और वो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन के मामले आते बहुत कुछ है ऐसा, और बहुत बुरा लगा हम सबको। तो अभी संगीता आपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सैयद नूर के साथ, और बड़ा सीरियस मामला था, हमें बड़ा दुख है, लेकिन संगीता आपा एक्सक्लूसिव ऑन आवर शो राइज एंड शाइन, उनसे पूछते हैं। संगीता आपा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी।
मुझे बताइए संगीता आपा, ये हुआ क्या है सारा मामला, जरा लोग भी समझे कि कैसे हिरासत किया गया, कौन शख्स है ये मैं 5 बजे मुझे बुखार बहुत था तो मैंने कहा आप चली जाए, मैं निकली हूँ तो ये अहमद जहांगीर जो है नहीं, ये ड्रामे के सेट पे हुआ संगीता, पर पहले जगह बताएं कि ये क्या शूटिंग चल रही थी, कहाँ हुआ, ये क्यों हुआ? ये रावी के किनारे शूटिंग चल रही थी और वहां पर ये आया है मुसल्ला होके, मैं निकली हूँ तो ये वहां पहुंचा है और उसने रास्ते ब्लॉक कर दिए, 2 गाड़ियों में आए थे भर के लोग और साइमा को बैठा लिया कि हम हथकड़ियां लगाएंगे, उसने कहा लगाओ, लगा के दिखाओ जरा, बैठी हूँ मैं यहाँ पर। और क्या लगाएंगे? हथकड़ी लगाएंगे? हाँ हथकड़ी लगाएंगे। क्यों, पुलिस से कोई ताल्लुक था इनका कि हथकड़ी क्यों? नहीं, कोई पुलिस से ताल्लुक नहीं था, मेरे से ये गलती हुई कि उस दिन मैंने पुलिस वाले नहीं बुलाए, बुलाना चाहिए था मुझे, अब क्योंकि हमेशा मैं सेट पे रखती थी कि कोई पब्लिक हंगामा ना करे, कुछ ना करे, इसलिए ये वहां पर आया और साइमा को इसने वो किया, थ्रेट भी किया लोगों को, सारे कैमरे सारे पड़े हुए थे उसमें तोड़ फाड़ भी की इन्होंने, मैंने तो इसीलिए असले के साथ आया था ये। देखें जरा। और फिर क्या हुआ संगीता जी? उसने कहा हथकड़ी लगाएंगे, फिर क्या हुआ? अच्छा, आपके कोई वीडियो बनाई किसी ने संगीता आपा इसकी? नहीं, किसी ने नहीं बनाई, सब घबरा गए भैया, ऐसा असला था उन लोगों के पास। बिल्कुल असला होना। और ये कौन लोग हैं और ये चाहते क्या थे? अच्छा, आए, इनकी डिमांड क्या थी, क्या रहे थे इनकी? ये डिमांड ये कहते कि हम प्रोड्यूसर हैं। भाई किसको पैसे दिए तुमने? तुम एक मामूली वकील हो, तुम्हारे पास 2 करोड़ 40 लाख आया कहाँ से? पहले तो ये सबूत दे, किसको दिया? सही, हमें तो पता ही नहीं किसको दिया। और वैसे इसकी प्रोड्यूसर आप हैं ना? पे रिसर्च कर रही थी संगीता आपा, ये वैसे इसकी प्रोड्यूसर तो आप हैं। जी बिल्कुल। तारिक मेहतो मेरे हस्बैंड है, वो प्रोड्यूसर है इसमें। तो संगीता आपा फिर ये मुझे बताएं, आपसे ये कुछ कर रहा था, कांटेक्ट कर रहा था, थ्रेटन कर रहा था कॉल के जरिए? पहले भी कभी राब्ता करता था? नहीं, नोटिस भेज रहा था व्हाट्सएप पे। भाई मेरा ऑफिस है एवेन्यू स्टूडियो में, 40 साल से ऑफिस है मेरा वहां पर, वहां नोटिस क्यों नहीं आए? सारी दुनिया को पता है मेरा, और अभी भी ऑफिस है मेरा वही एवेन्यू स्टूडियो में। नहीं तो नोटिस भेज रहा था, आपको मिल नहीं रहे थे, वो ये कह रहा है। किस चीज के? नहीं, वो ऑफिस में भेजता ना, व्हाट्सएप पे मुझे भेज रहा है। तो संगीता आपा, आप जानती हैं इस शख्स को? कभी मिली हैं, कभी नहीं, काम किया? शक्ल भी नहीं देखी है कभी इसकी, रैंडमली। फिर अच्छा, तो मुझे वहां पर एसएसपी के ऑफिस में मैंने फर्स्ट टाइम इसको देखा। तो एक वकील का और हथकड़ी की जो बात कर, उसका प्रोडक्शन से ताल्लुक, यानी कैसे प्रोड्यूसर था वो? इससे पहले प्रोडक्शन की उसने कुछ? सारे आर्टिस्टों को इसने नोटिस भेजे कि बुल्ले शाम में काम मत करो। अच्छा, भाई उनका तो काम है काम करना, वो क्यों रुकेंगे? तो काम कर रहे थे। इसमें कौन कौन आर्टिस्ट हैं संगीता आपा, और कौन से आर्टिस्ट? अरे 52 के करीब, जिसमें मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, कैमरामैन भी है। और नहीं, आर्टिस्ट कौन से इसमें स्टार्स कौन है? साइमा जी तो हैं, और इस ड्रामे में बहुत बड़ी प्रोडक्शन है ये बुल्ले शाह जो है। जी बड़ी प्रोडक्शन है, इसमें शाहिद साहब भी हैं और इसमें जाबियार है, इशल फैयाज है, कामरान मुजाहिद है, अली अंजुम है। और कितनी शूटिंग हो गई है संगीता आपा? कितनी शूटिंग हो चुकी है इसमें इसकी? 95% हो चुकी शूटिंग। 95%? 50 एपिसोड का ये ड्रामा है। अच्छा, और ये भी सुना नुमान एजाज भी इसमें थे, लेकिन वो ये क्योंकि ये मामला सारे हो गए, उन्होंने कहा भाई मैं इसमें नहीं, और वो हाँ, ये क्या मामला है? नुमान एजाज साहब ने तो 3 साल पहले ही फुल पेमेंट ले ली थी और ऐन मौके पे इन्होंने इनकार किया, तो ये देते रहे, और फिर कभी कहते थे मैं हार्ट अटैक हो गया, कभी कहते कैंसर हो गया, इस तरह से इन्होंने कहा। नुमान एजाज बाहर काम कर रहे थे ये। हाँ जी। नहीं, आप कह रही हैं नुमान एजाज ने आपसे इस ड्रामे की पेमेंट ली लेकिन शूटिंग नहीं की? 1 दिन की शूटिंग की थी इन्होंने, वो है मेरे पास रिकॉर्ड में, एक गाना पिक्चराइज किया तो कैरेक्टर फिर कैसे उनका किसने कैरेक्टर प्ले किया? अगर आप पेमेंट लेते हैं तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी कुछ हुआ होगा, उसके तहत तो करना चाहिए काम। क्या हो गया मसला? हाँ, नहीं इसलिए मुझे बताया क्यों, कोई उन्होंने वजह तो बताई होगी ना कि भाई मैं क्यों नहीं करना चाहता काम कास्ट। पहले तो उन्होंने 2 साल लटकाया कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सबकी डेटें आया होती थी। फिर उन्होंने कहा गर्मियां आ गई है, दाढ़ी नहीं लग सकती। मैं कहा ओके,
नवंबर की डेट ली तो उन्होंने कहा नहीं जी ये जो मसला हो रहा है ये क्लियर होगा तो मैं करूंगा काम। इस तरह तो नहीं होता ना। आपका क्या है, सारे आर्टिस्ट काम नहीं कर रहे। मैंने उनको कहा थी मेरी गारंटी है आप काम करें, सारों ने काम किया, ये वाहिद है जिन्होंने काम नहीं किया। पैसे वापस कर दिए उन्होंने? नहीं जी नहीं, वापस नहीं किए पैसे। तो संगीता आपको कितनी पेमेंट हो गई थी? काफी पेमेंट है भाई, सारी फुल पेमेंट कर दी थी इनको। अच्छा फुल पेमेंट कर दी थी आपने, एडवांस भी नहीं था? तो लाखों नहीं एडवांस नहीं था, सारी पेमेंट फुल कर दी थी। जावियार इनका बेटा जो है वो यंग बुल्ले शाह है, ओल्ड में मैंने इनको दिया था। नहीं तो आपने संगीता जी को नोटिस दिया उनको या नहीं? आप सिर्फ वही बात ही हो रही है कि भाई क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने तो दूसरे आर्टिस्ट को ले लिया। हाँ मेरा मियां अब नोटिस देगा जो भी करेगा। अच्छा, लेकिन उन्होंने इसको जोड़ा इसी मामले से, आखिर में यही जोड़ा उन्होंने मामला कि क्योंकि वकील इस तरह का फंस गया कुछ और वकील ये बार बार आ रहा है, थ्रेटन कर रहा है, तो मैं नहीं पढ़ना चाहता इसमें। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये वकील का क्या काम है? से काले कोट पहन के सैयद नूर साहब ने भी कहा कि अब पहले हमें और लोग करते थे, धमकाते थे, अब ये काले कोट वाले भी आ गए, ये क्या है? देखिए तो ये संगीता अभी आप आगे, मैंने 2,40,00,000 लगाया भाई, किसको लगाया, किसको दिया है? मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। और मैं कहती चले क्लेम भी कर रहा है, आप हथियार लेके पहुंच जाएं, आप हथियार लेके जाके आप पहुंच जाएं और डराएं तो अथॉरिटीज ने कोई, आपने कंप्लेंट की है मुताल्लिका थाने को, उन्होंने अभी तक इस कोई कार्रवाई की? गिरफ्तार FIR काट भी की उन्होंने, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। अच्छा, और बाय नेम आपने FIR कटवाई है? हाँ जी सही है, शेराकोट थाने में। सही है। और कितने और लोग हैं इसमें या यही है सिर्फ? 8 लोग आए थे वहां पर। 8 लोग आए। तो संगीता जी उस वक्त दो गाड़ियों में साइमा की शूटिंग हो रही थी, और कौन आर्टिस्ट थे उस टाइम वहाँ? उसमें तलत शाह था, कामरान मुजाहिद था। अच्छा, तो ये अब साइमा जी ठीक हैं? क्योंकि ये तो उनको जिस तरह आपने बताया, साइमा को क्या किया उन्होंने एग्जैक्टली? क्या गाड़ी में बिठा लिया? नहीं, वहाँ कुर्सी पे बैठा लिया कि हम अभी हथकड़ी लगाएंगे। उसने कहा हाँ लगाओ हथकड़ी, दिखाओ जरा मुझे। तो मुझे सही नहीं, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। मैंने फिर मुझे जब इतना मिली मैंने पुलिस भेजी, वहाँ पुलिस के आने से पहले ये लोग भाग गए वहां से। लेकिन अच्छा। मुझे ये बताएं, 2 घंटे उन्होंने होस्टेज बनाया और कहा उठने नहीं देंगे, 2 घंटे तक किसी ने कॉल नहीं की पुलिस को? इतनी देर से पुलिस पहुंची? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा? हाँ। बस इन लोगों से गलती हुई ना, घबरा गए ये लोग, वरना 15 पे पुलिस बुलाते। अच्छा, स्टाफ तो बेचारा इधर उधर भाग गया ना जी। इसमें लेट से वो लोग डर गए। हाँ वही ना, जब आपके वेपन्स होते हैं आपको कौन कॉल करेगा भाई? क्या कहाँ मौका मिला होगा? सैयद नूर भी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके साथ थे, जाहिर बात है साइमा जी पे जब ऐसी कोई बदतमीजी करेगा तो उनको तो गुस्सा आएगा। तो अभी सैयद नूर भी कोई एक्शन ले रहे हैं? नहीं अभी तो नहीं एक्शन लिया है, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं हम आपके साथ हैं, जहाँ आप कहेंगे कोर्ट में वो जाएंगे तो हम सब जाएंगे। बिल्कुल। तो अब मुझे ड्रामे का मुझे बताएं कि क्या बन गया है, कब रिलीज होगा? हम तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। इंशाल्लाह अगले साल रिलीज होगा जी। 3-4 महीने लगेंगे इसको एडिटिंग वगैरह में। जी संगीता जी, कोई आपको हुकूमत की तरफ से कोई किसी ने आपको कांटेक्ट किया? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब तो सबको पता चला और आप हमारे लिए बहुत अजीज हैं। कहा था लेकिन अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं आया मुझे। नहीं, वजीर आला भी काफी ज्यादा इस पे बात करती हैं और मरियम औरंगजेब भी हैं और अज़मा बुखारी भी हैं, वो तो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए काफी ज्यादा मुतहरिक है। तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं? नहीं अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आई थिंक अभी क्योंकि शायद बिल्कुल रिसेंट है, आज कल में रिसेंट नहीं है ना, कल का वाकया है। बिल्कुल, तो आज कल में ना रिस्पॉन्स इंशाल्लाह आएगा। संगीता आप क्या चाहती हैं? हम नहीं चाहते आप बिल्कुल अपसेट हों, और बाकी सब कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? इतनी जबरदस्त मूवीज आपने दी है पाकिस्तान को, आप ही दो चंद हैं जिन्होंने सुपरहिट मूवीज दी हैं, वरना कहाँ बन रही हैं? तो आप क्या चाहती हैं, किस तरह की सपोर्ट चाहती हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द मीडिया? बस मैं यही चाहती हूँ कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए जबरदस्त तरीके का। सबसे पहले तो देखिए ना, जो वकील होते हैं ना वो दूसरा कारोबार नहीं कर सकते, तो इस बेस पे भी इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। इससे पहले कुछ प्रोड्यूस किया इन्होंने, आपके इल्म में है? नहीं कोई जानती नहीं। कुछ भी नहीं, यही तो ना रैंडमली कोई आके अननोन बंदा। और देखें आप थी भी नहीं सेट पे और तब पहुंच गए। हाँ जी, ये देखें उनको पता था ना कि मैं नहीं हूँ तो इसलिए पहुंचे।
सही। अच्छा, जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें कहीं अब आपकी डिटेल्स तो आती होंगी ना कि प्रोड्यूसर ये हैं, डायरेक्टर ये हैं। हाँ जी, है ना, कोई पेपर्स वगैरह में तो आप प्रोड्यूसर हैं, आपके करोड़ों लग गए हैं। पेपर्स में सबको पता था कि तारिक महेंद्र प्रोड्यूसर है और मैं डायरेक्टर हूँ इसकी। और तारिक भाई के तो करोड़ों लगे हैं इसमें, पता नहीं कितने, ये बात हो गई कि 7 करोड़ लग चुका है, 7 करोड़ लग चुका है। पेमेंट्स इनके अकाउंट से हुई हैं आर्टिस्ट और कुछ ऐसी भी हो गई जो काम भी नहीं किया लोगों ने, यानी कितनी अजीब बात है। जब मैंने लिखवाया परवेज सलीम से तो सारी पेमेंटें मैंने खुद अपने हाथ से दी उसको। नहीं, ये यही हो गया कि किसी के घर में कोई घुस जाए और बोले कि ये मेरा घर है, निकलो, मेरा घर है, यही बात है। नहीं संगीता, आप अकेली नहीं, सारा मीडिया, सारा पाकिस्तान आपके साथ है, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। वैसे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तक राब्ता हो जाना चाहिए था संगीता आपके साथ हुकूमत की तरफ से, और आपको ये बताना चाहिए था कि नहीं हम आपके पीछे खड़े हैं। ऐसी बात नहीं है। नहीं, अभी आई एम श्योर दे विल टेक एक्शन नाउ। बहुत शुक्रिया संगीता आपका, थैंक यू सो मच। हमारे शो पे आई, उन्होंने पूरा वाकया बताया सारा। बहुत अफसोस की बात है, देखे ना, ये आपके स्टार्स हैं, आप सेलिब्रेट करते हैं स्टार्स को, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और ना कि उनके लिए मामलात खराब करते हैं कि ये भी प्रोडक्शन खत्म कर बिल्कुल, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हुकूमत इसका नोटिस ले अर्जेंटली, और हम आपसे मंडे को इंशाल्लाह मिलेंगे। तब तक जो नई खबरें होंगी वो सिर्फ होंगी यहाँ राइज एंड शाइन पे, तो देखना ना भूलिए। वैसे नुमान इजाज की मेरे ज़हन में थोड़ी बैठ गई बात, अगर वो आना चाहे प्लेटफॉर्म पे तो क्लियर कर सकते हैं। आई डाउट दैट।